आप अभी हाल ही में आप एक दौरे पर गए व्लादिवोस्टॉक शहर रूस के ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में। तो मैं चाहूँगा कि आप उसके हवाले से थोड़ी बात करें और हमें ये बताएँ कि रूस में हमारे क्या इंटरेस्ट्स हैं, जिनके लिए आपका वहाँ जाना हुआ? एक बेहद दिलचस्प आपका वहाँ पे रशियन टुडे जो चैनल है उसके ऊपर इंटरव्यू रहा जिसका लिंक मैं दोस्तों को देना चाहूँगा कि वो भी देखें। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इसके ऊपर बात करें। देखिए, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो है ये रशिया का एक बहुत ही बड़ा मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है और वो इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरह आगे मतलब पेश करना चाहते हैं एज व्हाट यू कॉल इज यूरेशियन इकोनॉमिक जो उन्होंने बनाई है कॉपरेशन की एक फ्रेमवर्क उसके तहत। अब जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद रशिया के अंदर ये चीज आ गई है कि आने वाले चंद सालों में उनका यूरोप का जो सिक्योरिटी या इकोनॉमिक आर्किटेक्चर है उसमें वो शमूलियत नहीं कर सकते। तो इन्होंने एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, पिवट टू एशिया, कि यूरोप को छोड़ो अब एशिया की तरफ देखो। और उसमें एक नया जो रिसोर्स रिच रीजन है वो है आर्कटिक रीजन। नाउ अगर आप आर्कटिक रीजन देखें तो उस रीजन में सबसे ज्यादा वर्ल्ड के एनर्जी रिसोर्सेज है। मतलब एज पर सम असेसमेंट 38 ट्रिलियन डॉलर के वहां पे रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं वहां पे। इसके अलावा जो है वो क्लाइमेट चेंज के लिए पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत जरूरी है। वहां का असर इवन इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जो मॉनसून पैटर्न है उसके ऊपर आता है। अब 54% ऑफ जो कोस्ट लाइन है ये पूरी आर्कटिक रीजन की, वो रशिया, उसका मतलब एज पर द व्हाट यू 1982 जो अनक्लॉज ट्रीटी है उसके हिस्से में आता है। अब जब आइस मेल्ट कर रही तो रशिया जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को देख रहा है कि नॉर्दर्न सी रूट्स खुलेंगे और नॉर्दर्न सी रूट जो है वो तकरीबन 2 हफ्ते शॉर्ट होगा स्वेज कनाल रूट से। तो इसको डेवलप करो और एशिया और यूरोप के बीच में जो है अपना एक कनेक्टिविटी खोलो। इसी के अंदर जो है चाइना भी आ गया और उसने अपना एक बोला कि मैं एक नियर आर्कटिक स्टेट हूँ। हालांकि वो ऑब्जर्वर है, इंडिया भी ऑब्जर्वर है, और उसने अपना एक पोलर सिल्क रूट का मिशन वहां पे लेके शामिल कर दिया। अब इन सब रशिया और चाइना के जो आपस में बैरूनी तौर पे बहुत अच्छे हालात हैं, लेकिन अंदर तो वो कॉम्पिटिटर्स हैं ही। तो उसमें इंडिया को रशिया चाहता है एक बैलेंसर की तरह वहां आए, क्योंकि हम भी एनर्जी हमें बहुत ज्यादा चाहिए। तो उसमें जो हमारी शमूलियत थी कि हम भी हेल्प करें रशिया की एक उस एरिया के जो रिसोर्सेज हैं फॉर ईस्ट को डेवलपमेंट के लिए, ख्वाह वो आर्कटिक रीजन है, पोर्ट्स हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी है, मैपिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ये पोलर वेसल्स को बनाना। तो उसके हिसाब से उन्होंने बोला। और इसमें 3 चीजें जो स्पेसिफिकली उभर के आई हैं। इंडिया ने भी अभी हाल में मार्च में अपनी आर्कटिक पॉलिसी जो है वो डिक्लेयर की है। एक वो बोल रहे हैं कि हम नॉर्दर्न सी रूट्स को एक इंटीग्रेटेड वाटरवे जो हैं, जो उनके व्हाइट सी, बाल्टिक सी से लेके कैस्पियन सी की तरफ आते हैं, फिर सी ऑफ एजोव में आते हैं, फिर वोल्गा रिवर से नीचे कैस्पियन की तरफ आते हैं और फिर मेडिटेरियन में चले जाते हैं। तो ये एक इंटीग्रेटेड वाटरवे को लेके हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की तरह इसको इंटीग्रेट करें। दूसरा जो इसका हिस्सा है वो है कि हम चेन्नई, दैट मद्रास जो हमारा है, और व्लादिवोस्तोक वो ट्रेड कॉरिडोर को खोले सी के थ्रू, ठीक है, मलाका के साथ आके। तो ये सारी जो है चीजें इस वक्त इन चीजों के ऊपर बात हो रही है। अब हमारी जो है, हमने एक नया वहां पे डिक्लेरेशन किया, दैट इज इंडियाज एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी। और उसके मद्देनजर हमने 1 बिलियन डॉलर जो है वहां के लिए प्लेज किए हैं फंड। और हमने बोला कि हम रशिया के साथ मिलकर पूरे सब प्रोजेक्ट के ऊपर, खासकर एनर्जी और कनेक्टिविटी के ऊपर तावन करेंगे, ताकि इसका पूरे रीजन को फायदा हो। तो ये नटशेल में जो है पर्पस था। उसी के लिए मेरे को भी उन्होंने बुलाया था ताकि मैं उनमें 3 सेशंस में वहां पे पार्टिसिपेट कर सकूं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं जनरल शाह की तरफ जाना चाहूँगा और जनरल साहब आपसे मेरी ये गुज़ारिश है कि
अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं, उनके ऊपर आप थोड़ी-सी रोशनी डालें कि उसका हमारे खित्ते के ऊपर क्या असर हो सकता है और क्या कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है चीन, भारत, पाकिस्तान के दरमियान अफ़गानिस्तान के सूरत-ए-हाल को लेकर? देखिए, अफ़गानिस्तान के साथ जो है हमारे ताल्लुकात आज़ादी के बाद से ही कशीदा हो गए थे, क्योंकि मेरे ख़्याल में अफ़गानिस्तान इकलौता मुल्क था जिसने पाकिस्तान की यूएन में शमूलियत पर एतराज़ उठाया था। लेकिन पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान हमेशा से ही कोशिश में रहा है कि अफ़गानिस्तान के साथ बेहतर बरादराना ताल्लुकात कायम किए जाएँ। और ये सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूँ, बल्कि इसके सबूत भी मुयस्सर है। जैसे कि जब 9/11 के बाद एक वक्त में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के तकरीबन 6 मिलियन रेफ्यूजीज़ को अपने मुल्क में रखा, और ना सिर्फ रखा, आप दुनिया के किसी भी मुल्क को देख लें, वो जो भी रेफ्यूजीज़ को रखते हैं उनको कन्फाइंड कैंप्स में रखते हैं और उनको वहीं पे खाना पहुँचाते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने उनको खुली आज़ादी दी, उनको बिज़नेसेस की इजाज़त दी और उनको फिरने पे कोई पाबंदी नहीं रखी। तो ये सही मानों में बरादराना सलूक था। तो इसके बाद अभी तक भी तकरीबन 2.2 मिलियन अफ़गान पाकिस्तान में मौजूद हैं, रेफ्यूजीज़ की हैसियत में, या वो शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान के बना चुके हैं। जहाँ तक अफ़गानिस्तान के साथ इशू का ताल्लुक है, अगर आपको उसको पॉलिटिकल इशू के तौर पर देखें, तो ये ड्यूरेंट लाइन का इशू है। ये भी एक ब्रिटिश लेगेसी है कश्मीर की तरह, कि जहाँ से भी, जिस मुल्क से वो गए हैं, उन्होंने कुछ ऐसे बॉर्डर के इशूज छोड़ दिए हैं जो कि उन ममालिक की जिंदगियों में एक अजाब और कशीदगी का बायस है। तो ड्यूरेंट लाइन का जो इशू था, इसको इंटरनेशनल, हालांकि इसको ड्यूरेंट ने पास किया था, और इसको बाद में 1976 में अफगानिस्तान का जो सदर थे दाऊद, उन्होंने पाकिस्तान में आके इसको भी एक्सेप्ट किया है, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर रिकग्नाइज किया जाता है दुनिया भर में। लेकिन इसको पाकिस्तान से फ़ायदे उठाने के लिए मुख्तलिफ अफ़गान हुकूमतों ने इसको उभारा है, और जिसमें कि करज़ई साहब की हुकूमत थी, अशरफ गनी साहब की हुकूमत थी, और अब तालिबान का एक ग्रुप, मैं सब के बारे में नहीं कहूँगा, एक ग्रुप इसको उछालता है ताकि पाकिस्तान से अपने मुफाद में फ़ायदा उठाया जा सके। दूसरी बात ये कि आपको ये भी इल्म है कि अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, और उनके तमाम फूड ग्रेन्स का दारोमदार पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान से गंदम हर साल स्मगल होकर अफगानिस्तान जाती है, और पाकिस्तान मजबूरन दुनिया से डबल कीमत पे गंदम अपने लोगों के लिए खरीदता है। तो हमने अफगानिस्तान के लिए बहुत कुर्बानी दी हैं। हमारे से कुछ कोताहियां जरूर हुई होंगी, लेकिन आप इसको एक तनाजुर में देखें। पहले तो जब सोवियत इन्वेजन थी, तो उसमें पाकिस्तान अमेरिका का एलाई के तौर पे कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ा, और उस वक्त तस्वर यही था कि अफगानिस्तान में रूस आके वार्म वाटर तक पहुंचना चाहता है पाकिस्तान के जरिए। तो पाकिस्तान एक स्टेक होल्डर भी उसमें हो गया था, जिसकी वजह से हमें अपने मुफाद की खातिर जंग लड़नी थी और अमेरिका की मदद करनी थी। दूसरा, जहाँ 9/11 का ताल्लुक है, अफगानिस्तान में एक फीलिंग क्रिएट की गई है कि ये पाकिस्तान ने इसमें अमेरिका का साथ दिया। अब ये अमेरिका अकेला नहीं था। अगर हम 9/11 के बाद अक्टूबर इन्वेजन को देखें, तो उसमें दुनिया के 43 मुल्क की अफवाज शामिल थी, और ये यूएन मैंडेट के किए गया था। पाकिस्तान के पास उसके अलावा कोई चारा ही नहीं था कि वो यूएन के मैंडेट को फॉलो करे। अगर वो नहीं करता तो पाकिस्तान भी एक टारगेटेड स्टेट बन सकता था, और जो कि हमारे बिल्कुल मुफाद में नहीं था। तो अपने मुल्क की सालमियत की खातिर और दुनिया के मुफाद की खातिर पाकिस्तान ने ये जंग लड़ी। अब ये जंग जो थी दहशत गर्दी के खिलाफ थी, अफगान अवाम के खिलाफ नहीं थी। लेकिन इन चीज़ों को पिछली चंद हुकूमतों ने इस तरीके से उभारा है कि अफगानिस्तान की जो यूथ है, वो उनकी फीलिंग्स पाकिस्तान के खिलाफ हो गई,
और हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक ये भी परसेप्शन पाई जाती है कि अगर आप जलन शर्मा उम्मीद है इसको समझेंगे, बुरा नहीं मनाएंगे, वो ये है कि ये इंडिया में जान के इस चीजों को बढ़ाया गया है, खासतौर पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, ये अफगानिस्तान की सॉइल से ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और इनकी फंडिंग और इनको सपोर्ट बाहर के ममालिक से मिलता है। तो ये चीजें हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली कुछ मूवमेंट्स हैं जिनके जो सेफ हेवन्स हैं, सपोर्ट है, वो सब अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जो कि अभी तक खत्म नहीं हुआ, बल्कि तालिबान ने आके तकरीबन 3000 के करीब जो हैं तहरीक तालिबान के लोगों को जेलों से आजाद किया है। वो सिर्फ दाइश के खिलाफ हैं, बाकी मेरे ख्याल में दहशत गर्दी के जो तमाम मंबे हैं वो अफगानिस्तान में अभी भी मौजूद है उसी तरीके से। अब ये जो इसमें जो पीस एकॉर्ड था तालिबान और अमेरिका के दरमियान, अमेरिका ने कारज़ई गवर्नमेंट और अशरफ गनी गवर्नमेंट को आउट रखते हुए तालिबान के साथ जो एग्रीमेंट की है, वो उनको एक तो रिकग्नाइज करती है कि तालिबान ही एक पावरफुल एंटिटी है अफगानिस्तान में, इवन एट द एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर इन अफगानिस्तान देन ऑफ अशरफ गनी। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि उसमें बड़े ही जो है कर्सरी किस्म के एंट्रीज हैं और जो अकॉर्ड बना है। मिसाल के तौर पे एक चीज को मैं लूंगा कि उसमें ये लिखा गया है कि पीस अकॉर्ड में अमेरिका और तालिबान के दरमियान कि अफगानिस्तान में अगर कोई दहशत गर्दी अमेरिका या इसके एलाइज के खिलाफ हुई तो उसको रोका जाएगा। अब ये एलाइज के लफ्ज नहीं इस्तेमाल होना चाहिए था, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल होना चाहिए कि अगर अफगानिस्तान से दहशत गर्दी हुई किसी मुल्क के खिलाफ तो उसके को रोका जाएगा। तो इस किस्म की उसमें कई फॉल्टी एंट्रीज हैं जिनको के देखना चाहिए था। जी, पाकिस्तानी जो एक तंजीम है तहरीक तालिबान, जिनके ऊपर पाकिस्तान काफ़ी अरसे से आर्मी के ऑपरेशंस भी कर रहा है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी हम देखते हैं वो डायलॉग में भी चले जाते हैं। अभी हमने देखा हाल ही में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ स्वात के अंदर तालिबान की आमद के ऊपर, कि लोग वहाँ की जो मकामी आबादी है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो अब जब हिंदुस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम था पहले, अब तो आप ही की एक तरह से लाई हुई गवर्नमेंट है वहाँ पर, तो अब आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं न कहीं पे एक सपोर्ट मिलना चाहिए टीटीपी के अगेंस्ट तालिबान की हुकूमत से, कि उनको या तो वहाँ से वाइप आउट किया जाए या फिर उनको पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में लेकर आया जाए? प्रॉब्लम कहाँ है? मौजूदा सूरत-ए-हाल जो अफ़गानिस्तान के अंदर और जो बॉर्डर एरियाज़ में है, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान पर उसका क्या असर होगा आने वाले दिनों में? ये आपने अच्छा सवाल किया है। देखिए, पहले तो यही नज़रिया था कि तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान दो मुख्तलिफ हैं, लेकिन आप अमेरिकन कांग्रेस की रिपोर्ट पढ़ें जो रिसर्च की है, उसमें उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि तहरीक तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये एक ही वर्चुअली इनकी कनाइंस है, इनकी अंडरस्टैंडिंग है और फंडिंग और इंटेलिजेंस के सोर्सेज एक ही हैं। तो ये उस रिपोर्ट में बाकायदा दिया गया है। तो इनमें कई इनके मफादात जो हैं वो यकजा हैं, और उससे ही आप अंदाजा लगा लें कि उनको अभी भी पनाहगाहें वहीं पे मौजूद हैं। कई उनकी डिफेक्शन वाले फैक्शंस हैं जो एक दूसरे के साथ जा मिले हैं, और वो जो बंदी स्कूल ऑफ थॉट के हैं दोनों, तो इस लिहाज से तो कई कॉमनैलिटीज हैं। जहां तक डायलॉग का ताल्लुक था, वो मेरे ख्याल में तालिबान के कहने के ऊपर एक कोशिश की गई थी, लेकिन ये कोशिश कामयाब
नहीं हो सकती थी मेरे नजरिए में। उस वक्त जब ये शुरू किया गया था उस वक्त भी मेरा यही नजरिया था। वो इसलिए नहीं हो सकती थी कि लोगों में अभी भी परसेप्शन जो है वो उनके बारे में वही है जो कि मेरे ख्याल में हकीकत का हिस्सा है। और वो परसेप्शन यही है कि इन्होंने हमारे मासूम बच्चों को पेशावर में बेदर्दी से मारा, इन्होंने हमारे सोल्जर्स के डेड बॉडी के सर काट के फुटबॉल के तौर पे खेला, और ये लोगों ने हमारे मुल्क में हर जगह दहशतगर्दी की है। कुछ और हमारे मिलिट्री बेसिस के ऊपर भी, जिसमें कामरा शामिल है, जिसमें मेहरान बेस कराची में शामिल है। अभी आप देखें मिलिट्री टारगेट जो है वो एक दहशतगर्द तंजीम तो कभी नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, उनका इसमें मुफाद नहीं है। ये एक मुल्क की जानिब से अगर उनको मदद की जाए या उनको कहा जाए तो वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। तो ये परसेप्शन की बिना पर मेरे ख्याल में ये ताल्लुकात तो कभी भी सही इस्तवार हो नहीं सकते थे, क्योंकि बहुत खून बह चुका है। फिर उन्होंने ऐसे डिमांड पेश किए जैसे कि शरीयत का नफा। अभी शरीयत के बारे में आपको इल्म है कि पाकिस्तान में कोई कंसेंसस नहीं हो सकता। शिया चाहेंगे मुख्तलिफ शरीयत हो, बरेलवी चाहेंगे मुख्तलिफ शरीयत हो, और देवबंदी चाहेंगे कि मुख्तलिफ। एक शरीयत का नफा। दूसरा जो हमने एक इकदाम किया था जिसको बहुत पहले कर लेना चाहिए था कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बना दिया गया था, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली भी बेहतर अरेंजमेंट है, और वो सब एक ही पख्तून हैं, तो वो उनको यकजा होना चाहिए ताकि उस इलाके में बेहतरी आए, उसमें एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स बढ़े, उनको लोगों को नौकरियां मिले। लेकिन इसके खिलाफ भी उन्होंने कहा कि जिसको दोबारा अलग कर दिया जाए। तो ये चीजें अमल पैना हो नहीं सकती थी, और इसलिए ये मेरे ख्याल में तो नॉन स्टार्टर थी ये बातचीत। लेकिन बहरहाल ये बातचीत हुई। लेकिन ये जो बात है कि स्वात में और हर जगह ये आ गए, इसमें एक सोशल मीडिया पे बहुत नेगेटिव कैंपेन भी है। ज्यादातर इसमें फेक वीडियोस भी हैं जो कि पुरानी भी हैं और नई भी हैं कुछ। लेकिन ये इतनी सूरत हाल खराब नहीं है जितनी के दिखाई जा रही है, और ये भी एक साइबर वॉरफेयर का हिस्सा है। और मेरे ख्याल में इसके लिए हुकूमत कोशिश कर रही है, फौज भी कोशिश कर रही है, और जल्द इसके जो है नताइज सामने आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि क्या आप ये कह रहे हैं कि वो जो तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं जहां पर मकामी आबादी तालिबान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो साइबर वॉरफेयर का हिस्सा है, या फिर आप समझते हैं? नहीं, मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ। मैं उनके बारे में कह रहा हूँ कि उसमें कई जगह को तालिबान को डेवलप्ड एरिया में उनकी तकरीरें दिखाई जाती हैं। ये है कुछ वो लोग आए थे, वो पहाड़ियों के ऊपर आए थे, जो कि एक विंटर के माइग्रेशन का एक हिस्सा है। तो वो उसको बढ़ा चढ़ाकर जरूर पेश किया गया है, लेकिन अवाम जो है वो उनके खिलाफ है, और इसका सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि ये मसला जल्द हल हो जाएगा, क्योंकि इसमें अवाम का सपोर्ट हासिल है। लोग अब तालिबान को बर्दाश्त करने तैयार नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो नहीं चाहते कि तालिबान पाकिस्तान के अंदर भी आए। एक कहीं ना कहीं पे तासुर ऐसा मिलता है कि जब हुकूमत पाकिस्तान डायलॉग में जाती है टीटीपी से, तो एक बहुत बड़ा एक सेक्शन है तालिबान के अंदर जो ये समझता है कि इसे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की कमजोरी के तौर पे उसे लिया जाता है। आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, कमजोरी नहीं है एस्टेब्लिशमेंट की या पाकिस्तान की। माफ करें, मैं आपको रोक रहा हूं यहाँ पे। जब मौलवी सूफी मोहम्मद ने ये कहा कि जब उनकी वो जो नफाज शरीयत मोहम्मदी उनकी जो मूवमेंट थी, जब उन्होंने कहा कि इसको आप जो है आप यहाँ पे पाकिस्तान का जो आइन है उसको आप उसकी बालादस्ती को कबूल करें, जब उन्होंने मानने से इनकार कर दिया तो मजबूरन आपकी फौज को ऑपरेशन करना पड़ा। जब आज आप उनके साथ मुज़ाकरात में जाते हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि ये जो मसला है कि इनके ऊपर ऑपरेशन किया जाए या इनसे मुज़ाकरात किए जाएँ, ये तो जब पहली दफ़ा मौलवी सूफी मोहम्मद से मुज़ाकरात हुए थे, तो उसी वक़्त हल हो गया था कि हमें डील कैसे करना है फ्यूचर में इनसे। जी, आपकी बात सही है, लेकिन आप मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में इस बात को देखें। मेरे ख्याल में जो मुज़ाकरात कर रहे हैं वो भी इस बात को बेहतर समझते हैं मेरे से कि शायद इसके नताइज ना हों, लेकिन एक कोशिश
क्योंकि एक तालिबान के ग्रुप ने कहा है, तालिबान की हुकूमत ने उनसे दरख्वास्त की थी कि इसकी कोशिश की जाए, तो वो कोशिश जरूर की गई है। अब तहरीक तालिबान के पास या तालिबान के पास कोई मौका नहीं होगा ये कहने का कि पाकिस्तान की तरफ से कोई हमें पॉजिटिव इशारा नहीं मिला या कोशिश नहीं हुई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सूफी मोहम्मद के वक्त से हमें ये इल्म होना चाहिए था कि इनका हल सिर्फ ताकत का इस्तेमाल है, और अगर आप ताकत का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इनके साथ बातचीत फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ करें रादर देन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ वीकनेस। तो क्योंकि वो एक जबान समझते हैं पावर की, और इसके अलावा एक ये भी हमारी मजबूरी है कि आजकल इतने हालात हैं कि इतने फ्रंट्स खुले हुए हैं, खासतौर पे पहले पेंडेमिक का था, फिर इंडिया पाकिस्तान के साथ जो कंटिन्यूस इश्यूज हैं, फिर अफगानिस्तान का मसला हो गया, अमेरिका के विड्रॉल, और चूंकि अमेरिका ने इतने अरसे के बाद विड्रॉ वहां से किया और डोमेस्टिक प्रॉब्ली मजबूरियों की वजह से किया, तो उसका ब्लेम तो उन्होंने किसी पे डालना था। तो ये तमाम वजूहात की बिना पे हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से इतने फ्रंट्स को हम एक वक्त में खोल नहीं सकते, ना खोलना चाहिए। ये एक स्टेट क्राफ्ट का एक हिस्सा है कि आप जितने भी अपनी फ्रंट मिनिमाइज कर सकें उतना मुल्क के मुफाद में है। तो इसलिए एक डायलॉग को कोशिश की गई, वरना डायलॉग करने वाले भी और सब समझते हैं कि इसका हल शायद ये ना हो। जी। जनरल शर्मा, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि जो बातें शाह साहब ने की हैं, जनरल शाह ने, आप अगर उसमें कोई अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो करें, उसके बाद मैं फिर आपसे एक और सवाल करूँगा। देखिए, ये बातें तो सब इन्होंने अपने मतलब दिल से की हुई हैं, और मैं इसमें कोई दूसरी मेरी राय नहीं है। लेकिन भारत के एक हवाले चीज, से बताएं कि क्या नहीं, हम भारत अफगानिस्तान की के, सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? देखें क्या देखें हमारी तरफ, क्या हमारे अंदर और पाकिस्तान के दरमियान कोई, और चीन को लेके, हम तीनों ममालिक में कोई अफगानिस्तान को लेके अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है? मैं तो शुरू से ये चीज बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है वो लो हैंगिंग फ्रूट है, और उसमें हमारा जो है कॉपरेशन होना चाहिए। बिकॉज जब तक अफगानिस्तान स्टेबल नहीं होगा तो पूरा रीजन जो है वो अपनी जो उसकी पोटेंशियल है वो हम उसको रियलाइज नहीं कर सकते। अब कुछ जो खदशात थे, जैसे इंडिया हेल्प कर रहा है तहरीक तालिबान और पाकिस्तान को, उसमें मेरे ख्याल से पाकिस्तान में नजरसानी होनी चाहिए इन परसेप्शंस के ऊपर। बिकॉज अब तालिबान ने खुद बोल दिया, भाई ये तो हमारे ही भाई हैं, हम आपस में आपकी मीडिएशन करवा रहे हैं उनके इंटरलॉक्यूटर बन के। उसके बाद जो आप डिमांड्स देखें तहरीक तालिबान और पाकिस्तान की हैं, डीमर्जर एक है, सेकंड थिंग इज कि वो उसको डीमिलिटराइज करें उस रीजन को, और तीसरी है उसमें शरिया नाफिज करें। अब इंडिया थोड़ी ये सारी ये डिमांड्स उनको बोलेगा। तीसरी चीज, आज तक 2001 से लेके तकरीबन 80,000 लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर एक विक्टिम बन चुके हैं टेररिज्म का, राइट। और वो टेररिज्म अगर आप से एक मिनट के लिए भी माने उसमें इंडिया का हाथ है, 2 मिनट के लिए माने फर्जी तरीके से, लेकिन ज्यादातर तो ये अफगानिस्तान से हो रही हैं ये सारी चीजें, या बलूचिस्तान से हो रही हैं ये चीजें। तो वो आप ही के लोग हैं, आप ही को उनको संभालना है। तो कहीं ना कहीं जाके एक पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी या उसकी पॉलिसी, उसमें कुछ बहुत ज्यादा खामियां हैं कि वो अपना एक ही मजहब के लोग हैं, एक ही खित्ते में रहते हैं, और वो इनको इकट्ठा नहीं कर पाए। और इतना जरखेज इलाका है, सब कुछ है, लोग भी वहाँ के बहुत अच्छे, फिजिकली हर चीज एवरीथिंग, बहुत जहन लोग हैं। क्यों इकोनॉमिक सिचुएशन इस वक्त इतनी है कि द होल कंट्री इज इन डोलड्रम, कि आपकी 30 बिलियन का ये लॉस हुआ, ऊपर से आप कंट्री से। तो मुझे लग रहा है कि जो पाकिस्तान का जो एलीट है, जो वहाँ का इंटेलेक्चुअल तबका है, उनको बैठ के सीरियसली इन चीज़ों के ऊपर बात करनी चाहिए। और जब तक हम पाकिस्तान के अंदरूनी हालात और उसका जो स्ट्रेटजिक एनवायरनमेंट है उसका एक बहुत ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं कर सकते, डायग्नोसिस नहीं करते, तो तब तक सॉल्यूशंस भी हमारे जो हैं बिल्कुल एडहॉक रहेंगे, और मेकशिफ्ट सॉल्यूशन रहेंगे जो हमें एंड्योरिंग रिजल्ट्स या सस्टेनेबल रिजल्ट्स नहीं देंगे। और जहां तक इंडिया का ताल्लुक है,
हम एक स्टेबल और पीसफुल और प्रॉस्परस पाकिस्तान चाहते हैं, ऐसा पाकिस्तान जो इंडिया के साथ अच्छे हालात रखे, और जो हमारे खदशात क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके या ऐसे हैं उनको भी समझने की कोशिश करें। अगर टेररिज्म दोनों की एक प्रॉब्लम है कि हमें भी टेररिज्म से कुछ खदशात हैं और वो भी एक विक्टिम बन चुके हैं, तो फिर हम बातचीत क्यों नहीं करते टेररिज्म को लेके कि किस तरीके से ये जो फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर है उसको कंट्रोल किया जाए। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा इस वक्त जो डेवलपमेंट है, एलओसी के ऊपर जो है वो फायरिंग बंद हुई है और वो हमें एक रास्ता दिखाएगी आगे ये करें। अब क्रिकेट के मैचेस वगैरह भी हो गए हैं, ठीक है, इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में इस वक्त कोई ऐसे वहां से स्टेटमेंट्स भी नहीं आ रहे जैसे इमरान खान साहब पर्सनल अटैक करते थे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में, मैं तो होपफुल हूँ कि हो सकता है हम इंक्रीमेंटली फिर से अपने जो नेगोशिएशन प्रोसेस है उसको शुरू करें। अरविंद, आपकी इजाजत से मैं अफगानिस्तान पे दो और जन शर्मा से क्यू लेते हुए बात करना चाहूंगा। एक तो जहां तक अफगानिस्तान के मसाइल का ताल्लुक है, ये काफी पेचीदा है और आप इससे देख लें कि अमेरिका में 20 साल तक वो अफगानिस्तान के इशू को सेटल नहीं कर सके क्योंकि इनके इश्यूज कॉम्प्लिकेटेड हैं और इनमें डिविजन्स बहुत ज्यादा है तबकाती लिहाज से, एथनिकली। तो ये एक निहायत पेचीदा मसला है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब 9/11 हुआ था उसके बाद जब अमेरिका ने और बाकी फोर्सेस ने अफगानिस्तान में अटैक किया था, तो जनरल मुशर्रफ ने 1 साल में इनको अमेरिका की लीडरशिप को सजेस्ट किया था कि हम आपको तफसील बताने तैयार हैं, लड़ाई हल नहीं है अफगानिस्तान का, आप इनके साथ डायलॉग करें। आप अपने अमेरिकन फोर्सेस को पूरे अफगानिस्तान में स्प्रेड करने की बजाय आप इनके साथ पीस के नेगोशिएट करें, कोई टर्म्स एंड कंडीशन पे आए और इस मुल्क से निकल जाएं, ये आपके मुफाद में। इस बात को समझने में उन्हें 20 साल लगे, लेकिन फिर भी जिस तरीके से वो विड्रॉल हुआ है वो खुद एक बहुत ही अलमिया है। वो अलमिया इस तरीके से है कि 3,000-4,000 लोगों को तो पाकिस्तान ने सपोर्ट करके इवैक्यूएट किया और पूरी दुनिया के अफवाज को भी और सिविल लोगों को भी। दूसरा जो हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि अब वहां पे अंबार लगे हुए हैं मोस्ट सोफिस्टिकेटेड आर्म्स एम्यूनिशन के। अब हमारे खिलाफ जो अफगान तालिबान, तहरीक तालिबान के लोग या बलूच सेपरेटिस्ट जब आते हैं लड़ने हमारे अफवाज से, तो M16 राइफल, नाइट विजन गॉगल्स और लेटेस्ट सोफिस्टिकेटेड आर्म्स के साथ और एम्यूनिशन के साथ हमारे अफवाज के ऊपर अटैक करते हैं। तो कम से कम ये चीजें तो सोच लेनी चाहिए थी कि इन चीजों का क्या होगा जब अगर ये छोड़ के जा रहे हैं इस मुल्क में करोड़ों को असला, एम्यूनिशन और हर चीज, तो ये किसी के खिलाफ तो इस्तेमाल होंगी और वो बदकिस्मती से अब पाकिस्तान है। तो हमारी अफवाज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इन मुश्किल हालात में इस इकोनॉमिक मुश्किलात के बावजूद इतनी सोफिस्टिकेटेड आर्म्ड एम्यूनिशन से लेस लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना कि सिर्फ के मुल्क में अंदर लड़ रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में, बल्कि बॉर्डर्स पे भी लड़ रहे हैं। तो इसके लिए मैं अपनी अफवाज को तो और अपने मुल्क के लोगों को क्रेडिट देना चाहूंगा कि वो इस पे सोचें। लेकिन जिन्होंने ये किया है कि वो तमाम हथियार छोड़ के चले गए हैं और पीस अकॉर्ड को इतने हरिड और इतने फ्लिमजी तरीके से निगोशिएट किया गया है, उसको जरूर सोचना चाहिए कि ये अफगानिस्तान का और इस खत्ते के अमन के लिए कोई हल नहीं था। थैंक यू जी। जनरल शर्मा, आप क्विकली, हमारे पास वक्त बहुत कम है, मैं चाहूंगा कि भारत और चीन के दरमियान अभी जो गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के अंदर पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर डिसएंगेजमेंट हुई है, उसके हवाले से थोड़ा हमें एजुकेट करें प्लीज। देखें, 16th कोर कमांडर्स लेवल के टॉप्स हो चुके हैं और उसके बाद जो है बहुत ही, जिसको बोलते हैं, एक बहुत ही सुस्त रफ्तार से जो है चीजें प्रोग्रेस हुई हैं वहां पे। तो ये जो डिसएंगेजमेंट हुई है, ये एक इस तरीके से है कि ट्रुप्स दोबारा कोई प्रोवोकेशन के अंदर आके एक दूसरे के अगेंस्ट जो है फोर्स इस्तेमाल ना करें। लेकिन जो इंडिया का जो बेसिक
मुद्दा है वो ये है कि चाइना ने जितनी भी हमारे साथ माहदे किए थे 1993 से लेके 213 तक, उन सबको उन्होंने तहस नहस करके छोड़ दिया और उन्होंने मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करके जो स्टेटस को LAC के ऊपर था उसको चेंज करने की कोशिश की। और हमारा जो मुद्दा है कि हमारे बायलैटरल रिलेशन चाइना से जब तक बॉर्डर के ऊपर रिजॉल्व नहीं होते, हम आगे रिलेशंस में नहीं बढ़ेंगे। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बताया, आपने SCO में भी देख लिया इसका असर, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी उसके ऊपर जो है वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। दूसरी चीज जो है, हमें ये समझना चाहिए कि चाइना एक रिविजनिस्ट पावर है। जो उन्होंने साउथ चाइना के अंदर किया, किस तरीके से 7 जो आइलैंड्स को, छोटे छोटी कंट्रीज को हैरास करके उन्होंने किया हुआ है, या जो ये डेट डिप्लोमेसी जो इन्होंने साउथ एशिया के अंदर की है, हमें उसका देखें। ये नहीं है, एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर ग्रोथ एंड देयर प्रोग्रेस। वो अपने कंट्री के मुफाद में जो भी फैसला कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हमें भी इस चीज के ऊपर सोचना। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट जो है वो चाइना और इंडिया के रिलेशंस में आने वाले अगले कुछ समय में। और इसी से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमें अपने जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन से इनको डीहाइफनेट करना चाहिए चाइना के रिलेशन से लेके। हमारी टेंडेंसी ये रहती है कि हम इसको इकट्ठा करते हैं और फिर पूरे प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। इस वक्त जो है, जो LOC के ऊपर हालात हैं वो अच्छे हालात हैं, और ये चाइना फैक्टर को हम एक तरफ रख के और बायलैटरली एक दूसरे के साथ मिलके जो है अपने मसले ये करें। और जो रीजनल जियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, इंडिया और पाकिस्तान का फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। उसके ऊपर जहां तक अफगानिस्तान है वहां पे हम कोऑपरेट कर सकते हैं और उसके लिए जो है बातचीत करने की जरूरत है, लेकिन स्कोप तो है, पोटेंशियल भी है। यकीनन। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इसके ऊपर बात की है कि जी हमें एक ट्रांजिट एक्सेस चाहिए अफगानिस्तान में। अब ये वीट का मसला ही आप ले लें कि हमें कोई ट्रेड नहीं होती है सच, इमदाद के तौर पे ही हिंदुस्तान जो गंदम भेजना चाहता था अफगानिस्तान, वो भी एक हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो बुरे ताल्लुकात हैं, कहीं ना कहीं उसका असर उस पर रहा और एक बहुत बड़ा उसमें डिले हुआ वो वीट अफगानिस्तान पहुंचने में। आखिर में एक सवाल जो मैं अगर ना पूछूं तो शायद इस प्रोग्राम के साथ इंसाफ नहीं होगा। भारत और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, जनरल शाह, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात का क्या फ्यूचर देखते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं जनरल शर्मा ने जो बात कही उसको आगे बढ़ाना चाहूँगा कि पाकिस्तान और इंडिया को अपने ताल्लुकात चाइना से अलग रखते हुए बढ़ाने चाहिए, और इसके सबसे ज़्यादा मुज़ाहिरा पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में किया है LOC पे, कि जब इंडिया और चाइना के दरमियान ये 2020 मई में जब ये वाक़या हुआ, तो उसके बाद इंडिया पे पर फोर्स काफ़ी फ़ौजें यहाँ से विड्रॉ करनी पड़ी LOC से LAC की तरफ, और इसका पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया और इस मौके से फ़ायदा नहीं उठाया। और 62 की जंग में भी आप हिस्टोरिकली देखें तो बहुत लोगों ने ये कहा था कि ये पाकिस्तान ने एक मौका गंवा दिया है कश्मीर हासिल करने का, लेकिन पाकिस्तान ने एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए LOC के ऊपर एस्केलेशन नहीं की, और जो कि बहुत अच्छे हालात है आजकल भी। जहां तक इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात का ताल्लुक है, जब तक के तयशुदा मसले हल नहीं होंगे, और वो मसले हल नहीं हो सकते जब तक के बातचीत नहीं होगी। तो अगर बातचीत नहीं होगी तो आप मसले कैसे हल करेंगे? एक दूसरे के व्यू पॉइंट को जब तक आप समझेंगे नहीं तो कोई हल इसका निकल नहीं सकता। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास, अगर हम डायरेक्ट बातचीत नहीं करना चाहते तो हमारे पास फोरम्स तो मौजूद है, साख का है, लेकिन आपको पता है कि किसी वजह से साख की मीटिंग नहीं हो रही है और वो इंडिया है। तो हम अपने रीजनल फोरम्स को तो कम से कम एक्टिवेट करके इन मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं।
जब ये आर्टिकल 370 आया अगस्त में, तो उस पे पाकिस्तान में एक पब्लिक ओपिनियन का काफी असर था, जिसकी वजह से हुकूमत ने ये फैसला किया कि जब तक कि इसको तब्दील नहीं किया जाएगा, हम इसके ऊपर इंडिया के साथ बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये भी कोई इतना अहम चीज नहीं है, इसके तरीके ढूंढे जा सकते हैं और बातचीत का होना बहुत जरूरी है, और जब बातचीत हो तो मसाइल हल हो सकते हैं। अब बातचीत का जहां तक ताल्लुक है, मैं अपने तजुर्बे की बिना पर यह कह रहा हूं कि जो जनरल मुशर्रफ और डॉक्टर मनमोहन के दरमियान फार्मूला तय हुआ था, 4 पॉइंट फार्मूला रिजॉल्व कश्मीर इशू का, तो वो बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए हुआ था, क्योंकि हमारे फॉरेन ऑफिस में और आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में इतने परसेप्चुअल बाइसेस है, इतने प्रेजुडिसेस है कि वो कभी कोई मसले को हल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग के साथ लोग जो कि मुल्क के मफाद और आगे का सोचते हैं, मेरे ख्याल में इंडिया को ज्यादा फायदा है पाकिस्तान के साथ मसाइल हल करने का बनिस्बत पाकिस्तान के, क्योंकि इंडिया अपना पार पोटेंशियल फुल्ली एक्सप्लॉइट कर सकता है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करके, और दुनिया में अपना जो बैलेंस स्ट्रेटेजिक बैलेंस है उसको हासिल कर सकता है। लेकिन मुझे फिलहाल ये नजर नहीं आ रहा। अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान कोई डायलॉग होता है तो उस डायलॉग का फ्रेमवर्क आप किस तरह से देखना चाहेंगे, क्या होना चाहिए वो? मेरे ख्याल में डायलॉग एक दफा शुरू हो जाए तो फ्रेमवर्क खुद ब खुद बन जाते हैं, लेकिन इसमें तमाम मसाइल के तरफ बातचीत जरूर होनी चाहिए, जिसमें तयशुदा मसाइल हैं, जिसमें कश्मीर का मसला है, जिसमें टेररिज्म का मसला है। ये तमाम मसाइल को जरूर हमें बातचीत करना चाहिए। जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो कोई मिसपरसेप्शंस जो है दोनों तरफ, उसमें कोई ब्रिजेस बनते हैं। तो जब हम बातचीत ही नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे आगे चलेंगे? लेकिन मुझे इसमें कोई पेशरफ नजर इस वजह से नहीं आ रही कि पाकिस्तान में इलेक्शन है 2023 में और इंडिया में 2024 में, तो कोई हुकूमत इस मौके पे ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहिएगी जिससे उनके लोगों के पे वोटिंग के ऊपर असर हो सके। तो यहाँ पर है, लेकिन मेरे ख्याल में बैक चैनल डिप्लोमेसी एक एवेन्यू है जो कि मीडिया के नजर से दूर ओझल होके और हमारे फॉरेन ऑफिसेस की नजरों से ओझल होके एक कोई स्टेप बाय स्टेप कुछ हासिल कर सकता है। जी, मैं चाहूंगा जनरल शर्मा आप अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो नाउ इज द टाइम। मैं बिल्कुल मुत्फिक हूँ जनरल शाह ने जो बोला है, यही एक बिल्कुल प्रैग्मेटिक असेसमेंट है, और जब तक हमारी असेसमेंट अगर प्रैग्मेटिक नहीं है तो फिर वो हम ख्याली पुलाव बनाने वाली बात है। तो हमारा जो LOC का मसला भी था वो ट्रैक 1.5 ट्रैक 1 पे ही बैकडोर चैनल से हुआ था। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ज्यादा हाइप ना हम क्रिएट करें अपने रिलेशंस को लेके। एक बार हम हाइप क्रिएट कर देते हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, फिर कुछ ऐसे अनासर हैं वो सारा उसको ना वो एक खींच के जो रोप है और वो सारा आ जाके फिर खत्म हो जाता है। तो इन सब से हमें लेसन्स लेने चाहिए और आगे जो हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इट शुड बी एन इंक्रीमेंटल स्ट्रेटजी, और जो अचीव किया उसके ऊपर कंसोलिडेट करें और फिर दूसरा स्टेप लें। बहुत खूब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लोग ये अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं कि अरविंद, आपको भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई उम्मीद की रोशनी दिखाई देती है? तो मैं उन्हें यही कहता हूं कि बावजूद कि 2019 के भारत के जो इकदाम है उसके बाद हमारे रिश्तों में जो कड़वाहट आई है, हम अगर देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे पिछले 18 महीने से बिल्कुल अमन की सूरत हाल बनी हुई है। एक वीडियो में जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, हम श्योर आपने भी देखा होगा कि जी कोई इंडियन आर्मी की कोई चेक पोस्ट है जिसके ऊपर पंजाबी गाने चल रहे थे और उस पर भंगड़े डाले जा रहे थे इंडियन साइड से, उसकी आवाज़ पाकिस्तान चेक पोस्ट तक भी जा रही थी, वहाँ भी लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। तो अगर 18 महीने की सीज फायर के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोनों फौजों में अगर इस किस्म की कैफियत हो सकती है, तो अमन को अगर हम वागा पे 5 साल का मौका दें तो क्या कुछ नहीं हो सकता।
अगली दफ़ा जब हम मिलेंगे, तो हम अपने खित्ते की और अपने हालात पर ज़्यादा बात करेंगे। आज आप दोनों ने वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। खुदा शुक्रिया, हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, and it's a really nice program.